मैंने सुना प्यारे बच्चों, आपको दिक्कत आ रही। हेलो, मैं हूँ आपका एजुकेटर आर के सर। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ दैट इज़ योर टाइमलाइन एंड लिमिटेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये चार्ट मैंने उठाया है topper.com से, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। इसमें बखूबी बहुत ही आसानी तरीके से समराइज़ किया गया है, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसको समराइज़ किया गया है वेरियस किंगडम कंसेप्ट को, ठीक है। तो इसको हम डिटेली थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू किंगडम में क्लासिफाई किया गया था, ठीक है, बाय कैरलस लिनियस इन द ईयर 1758, दैट इज़ प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो किंगडम किस बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया था? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन, ठीक है। इस चार्ट में जब हम वेरियस किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या फीचर्स होंगी। पहली बात कि किन्होंने ये किंगडम इंट्रोड्यूस किया था, कौन से ईयर में, किस बेसिस पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसके लिमिटेशन की फीचर्स क्या थे, ठीक है, इंडिविजुअल किंगडम्स के, और लिमिटेशंस क्या थे, ठीक है। जबकि दो किंगडम था तो फिर तीन किंगडम आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, चार किंगडम की ज़रूरत क्यों पड़ी, पांचवा किंगडम बना कैसे, छठा कैसे आया, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। तो पहला जो किंगडम है दैट इज़ योर टू किंगडम, ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय कैरलस लिनियस इन द ईयर 1758, जिसके तहत उन्होंने लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम में क्लासिफाई किया था, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन, ठीक है। तो इससे आप समझ गए होंगे, जो पेड़ पौधे वो तो चल फिर नहीं कर सकते हैं लेकिन खाना खुद से बनाते हैं, तो जितने भी ऐसे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं सबको किंगडम प्लांटी के अंदर में डाला गया था। सेकंड कैटेगरी आप देख रहे हैं किंगडम एनिमेलिया, मतलब आप समझ सकते हैं उसमें हम भी आते हैं। हम तो चल फिर सकते हैं लेकिन खुद से खाना नहीं बना सकते, दैट इज़ वी डोंट शो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रेदर वी शो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि चल फिर तो सकते थे लेकिन खुद से खाना नहीं बना सकते थे, ठीक है, उनको किंगडम एनिमेलिया के अंडर में डाला हुआ था, ठीक है। तो इस लिहाज से कैरलस लिनियस ने लिविंग सिस्टम को दो किंगडम में क्लासीफाई किया था। अब इसके लिमिटेशंस क्या थे, तो आप खुद ही आप बता पाओगे लिमिटेशंस के बारे में। सबसे पहली बात, जो यूनिसेलुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं मेड ऑफ, जो कि सिंगल सेल से बने हुए होते थे, उनको मल्टीसेलुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ मिक्स कर दिया। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हर ऑर्गेनिजम्स को अपना अपना एक, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप में उसको डालना है, ठीक है। यहाँ पे मिक्स नहीं करना है हमको, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ मिक्स कर दिया। जो प्रोकैरियोटिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे उनको यूकैरियोटिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। तो इस लिहाज ये दो बेसिक लिमिटेशन पॉइंट है कैरलस लिनियस के। इसके अलावा और भी है, जैसे कि जो डुअल नेचर ऑफ शो करते थे जो ऑर्गेनिजम्स, उनका पोजीशन फिक्स नहीं किया गया था, ठीक है। जो वायरसेस हैं उनका पोजीशन भी फिक्स नहीं है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर में, ठीक है। तो ये कुछ खामियां थी। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि टिश्यू डिफ्रेंशिएशन नहीं करते थे, ठीक है, उनमें टिश्यू डिफ्रेंशिएशन नहीं था, ठीक है, दे वर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। उसको भी क्या कर दिया उन्होंने, अलग नहीं किया कैरलस लिनियस ने। तब एक नया किंगडम को इंट्रोड्यूस किया था अर्नस्ट हैकेल ने इन द ईयर 1866, दैट इज़ योर किंगडम प्रोटेस्टिया। तो अब क्या हो गया, पहले दो किंगडम थी अब थ्री किंगडम आ गया। तो अर्नस्ट हैकेल जो है उन्होंने थ्री किंगडम कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत टोटल तीन किंगडम बने थे। किंगडम प्रोटिस्टा, जिसके अंदर में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था विच लैक्ड द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट द टिश्यूज़, ठीक है, जिनमें टिश्यू डिफ्रेंशिएशन नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद आए थे एच एफ कॉपलैंड इन द ईयर 1956, एक नया किंगडम कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, दैट इज़ योर किंगडम, दैट इज़ योर फोर किंगडम कंसेप्ट, ठीक है, जिसके तहत टोटल चार किंगडम थी, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। उनका बेसिस क्या था, उनका बेसिस था, उन्होंने जब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया, तो उन्होंने पाया जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं और यूकैरियोटिक सेल हैं उनका जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया, जो फर्दर और एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ योर किंगडम मोनेरा, जिसके तहत जितने भी प्रोकैरियोटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे उसको रखा गया जाता था, ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते थे उनको किंगडम मोनेरा के अंदर में रखा जाता था, ठीक है।
उसके बाद आया आपका R.H. व्हिटेकर इन द ईयर 1969। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लाया दैट इज़ योर 5 किंगडम कॉन्सेप्ट, वो थोड़ा एडवांस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम था और मोर सिस्टमेटिक था। किस लिहाज से, तो आपको मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया था कि उन्होंने बहुत सारे बेसिस का ध्यान रखा, दैट इज़ नंबर ऑफ सेल्स, नेचर ऑफ सेल्स, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह। तो उन्होंने देखा कि जो H.F. कॉपलैंड का जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें फंजाई को प्लांटी के अंदर में, किंगडम प्लांटी के अंदर में रखा गया था। तो हमको भी पता है कि फंजाई में सेल वॉल तो है प्लांट की तरह, लेकिन फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। तो इस लिहाज से वो दोनों तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हुए, तो उनको तो अलग करना ज़रूरी था। तो अलग करने का काम किया R.H. व्हिटेकर ने इन द ईयर 1969। फिर अब देखा जाए तो ये इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये तो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए था, इसके बाद तो और कोई किंगडम कंसेप्ट नहीं आना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन इनमें भी एक कमियां पाई गई, दैट इज़ जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड होते हैं, ठीक है, उनमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। तो उसको तो अलग करना ज़रूरी था, तो अलग करने का काम किसने किया, कार्ल होस ने किया, ठीक है। इन द ईयर 1990 उन्होंने 6 किंगडम कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, या फिर जिसको कॉमनली बोला जाता है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ठीक है। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ किस लिहाज से बोला जाता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको मेनली 3 डोमेन में क्लासीफाई किया गया, दैट इज़ आर्किया, यूकेरिया एंड बैक्टीरिया, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आर्किया और यू बैक्टीरिया के अंडर में, किंगडम आर्किया बैक्टीरिया एंड किंगडम यू बैक्टीरिया के अंडर में रखा गया, और जो जितने भी यूकैरियोटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे उनको यूकेरिया के अंदर में रखा गया। इसको हम देखेंगे हमारे अगले स्लाइड्स में, तो ज़्यादा इजीली हम उसको समझ पाएंगे। तो देखा जाए तो कार्ल होस का जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इसमें उन्होंने छोटे से छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी ध्यान में रखा, उनमें भी जो डिसिमिलरिटीज़ थे उसके बेसिस में उन्होंने अलग अलग किया, बट इसमें भी लिमिटेशंस थी, ठीक है। क्या क्या है लिमिटेशंस, जैसे पिछले जितने भी किंगडम्स थे उनमें जो लिमिटेशंस मैंने आपको बताए थे, वायरस का कोई निर्धारित स्थान नहीं है, माइकोप्लाज्मा जो कि बैक्टीरिया से टोटली अलग है फिर भी उसको बैक्टीरिया के साथ रखा गया है, ठीक है। कुछ एल्गीज हैं जो कभी उनको प्रोटिस्टा के अंदर में रखा गया, कभी उनको किंगडम प्लांटी के अंदर में रखा गया, ठीक है। लेकिन हमको पता है जो एल्गी तो सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर उनको 2 अलग अलग किंगडम्स में क्यों रखा गया। उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ डुअल नेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैंने जैसे आपको बताया था, ये उसमें से एक है यूग्लेना, ठीक है। तो यूग्लेना का पोजीशन तो चलो निर्धारित हो गया, क्योंकि वो जबकि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है तो उसको डाल दिया गया अंदर किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो उसका तो इशू सॉल्व हो गया, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे वायरस, वायरोइड्स, ठीक है, लाइकेंस, इनका कोई स्पेसिफिक पोजीशन क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं दिया गया जा पाया है अंडर द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कंसेप्ट, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल टाइमलाइन एंड लिमिटेशंस ऑफ वेरियस किंगडम्स, उन किन्होंने इंट्रोड्यूस किया, किस बेसिस पे किया, उनमें क्या खामियां रह गई थी, ठीक है। कार्ल होस का जो 6 किंगडम कंसेप्ट था उसका मेन बेसिस क्या था, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक 30s राइबोसोम, ठीक है। उसमें जो 16S rRNA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें डिफरेंसेस पाई गई थी, ठीक है, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बीच में, तभी उनको 2 अलग अलग ग्रुप में फर्दर डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। अब आगे की स्लाइड में हम देखेंगे मेरिट्स डिमेरिट्स, ये मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप चाहें तो आप इसको पोज कर सकते हैं, पोज करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे की स्लाइड्स में मैंने आपको जो जो बातें बताई वो सब मैंने लिखा था, आप
उसको पॉज करके भी देख सकते हैं। थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ को थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। तो कार्ल लुईस जो है उन्होंने इन 1990 उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन में क्लासीफाई किया। उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब 3 छतरी के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे पत्ते दिख रहे हैं आपको, तो पत्ते ही सही 3 पत्ते के अंदर आते हैं। दैट इज़ आर्किया, जिसमें जितने भी एक्सट्रीमोफाइल्स ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं वो लोग आते हैं। वो हम फर्दर आगे की स्लाइड में हम इसको डिटेली थोड़ा देखेंगे। फिर और एक छतरी है आपका बैक्टीरिया, फिर और एक है आपका यूकेरिया, जिसमें सारे यूकेरियोटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एक एक करके इसको देख लेते हैं। जो आर्किया डोमेन है बेसिकली इसमें जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हैं या फिर अर्ली प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, जो कि सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म्स हैं, वो आते हैं। और इनमें पाया गया है कि ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, जैसे कि हाईली सलाइन एरिया हो गया, मार्शी एरिया हो गया या फिर हॉट एरियाज हो गया, तो उनमें ये लोग सर्वाइव करते हैं। और आर्किया डोमेन के तहत अंदर में एक ही किंगडम है, दैट इज योर किंगडम आर्किबैक्टीरिया। इनमें और कुछ खूबियाँ हैं, जैसे कि इनके जो लिपिड्स हैं वो उनके जो सेल वॉल है उसमें मोनोलेयर कोर ऑफ लिपिड्स होती हैं। और इनके जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है 16S RN के, वो बहुत ही डिस्टिंक्ट होती हैं। ठीक है, इनके ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके एग्जांपल्स हैं मिथानोजेंस, जो कि मार्शी एरियाज में पाई जाती है, हेलोफाइल्स जो कि हाईली सलाइन कंडीशंस में पाई जाती है, और थर्मोएसिडोफाइल्स जो कि हॉट एरियाज में पाई जाती है। सेकंड है आपका बैक्टीरिया, इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर में आपका एक ही किंगडम आता है, दैट इज़ यू बैक्टीरिया या फिर ट्रू बैक्टीरिया। इस डोमेन के अंदर में, इस किंगडम के अंदर में आपको जितने भी टिपिकल बैक्टीरियाज हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, ये सब सारे देखने को मिल जाएंगे। इनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, इनका जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, दैट इज़ विदाउट एनक्लोजमेंट होता है। ये तो ऑब्वियसली हमको पता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक था कि उनका जो न्यूक्लियस है वो एनक्लोज नहीं होता। इनमें इस मेंबर में कौन कौन से बैक्टीरियाज आते हैं, तो माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीट्स, स्ट्रेप्टोकोकस, साइनोबैक्टीरिया एट्सेट्रा। जो यूकेरिया है, तीसरा वाला डोमेन था, उसके अंदर कौन से टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो ऑल द यूकेरियोट्स। ठीक है, तो कौन कौन से यूकेरियोट्स के अंदर में कौन कौन से और किंगडम्स आती हैं, तो दैट इज़ योर किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं सबको प्लेस किया गया है। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स। किंगडम फंजाई के अंदर जितने भी फंजाई हैं सबको प्लेस किया गया है, जैसे एस्परजिलस, पेनिसिलियम, एगरिकस एट्सेट्रा। किंगडम प्लांटी में जितने भी मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक प्लांट्स थे उनको रखा गया है। और किंगडम एनिमेलिया में जितने भी मल्टीसेलुलर हायर ग्रुप ऑफ यूकेरियोटिक एनिमल्स थे उनको डाला गया है। तो 6 किंगडम्स कौन कौन से हैं, दैट इज यू बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया containing the prokaryotic organisms, and protista, plantae, animalia and fungi containing the eukaryotic group of organisms। यहाँ पे आप देखिए जो यू बैक्टीरिया है एंड आर्किबैक्टीरिया, उनमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाई जाती है, डेफिनेटली नो डाउट। बट डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस है आर्किबैक्टीरिया दे यूज्ड टू लिव इन द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम कंडीशंस। उनका सेल वॉल कंपोजिशन भी अलग है नॉर्मल यू बैक्टीरिया से। ठीक है, उनका जो 16S RNA का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो भी अलग होता है कंपेयर टू द ट्रू बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया। फिर अगर आप प्रोटिस्टा को देखेंगे वहाँ पे लिखा है यूकेरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, मतलब इनमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बहुत टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक नेचर के होती हैं। जो प्लांटी है उनमें मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाई जाती है, एनिमेलिया उनमें मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाई जाती है, एंड फंजाई जो है उनमें भी मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाई जाती है। ठीक है, तो प्लांटी में प्लांट्स कैटेगरी के जितने हैं सब पाए आती हैं, एनिमलियास में एनिमल कैटेगरी के जितने हैं सब आते हैं, फंजाई में फंजाई कैटेगरी के जितने हैं सब आते हैं, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। तो ये रहा हमारा 6 किंगडम।
अब इसमें कुछ लिमिटेशंस है कि नहीं, ठीक है, लिमिटेशंस तो ऑब्वियसली होंगी। उससे पहले थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं, ठीक है, सबका। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डोमेन, सबसे पहले लिखा हुआ है डोमेन। डोमेन के अंदर है आपका बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया। तो डोमेन बेसिकली कितने थे, 3 ही डोमेन्स थे। तो कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया। सो डोमेन के बाद आता है आपका किंगडम। तो बैक्टीरिया डोमेन जो है उसका अंडर में जो किंगडम है दैट इज़ योर यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्किया के अंडर में है आर्के बैक्टीरिया, और यूकेरिया के अंदर में है टोटल 4 किंगडम्स दैट इज़ प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। तो इस लिहाज से कितने इस लिहाज से कितने हुए, टोटल 6 किंगडम हो गए आपके। सेल टाइप कैसे हैं इनके, तो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया दोनों के हैं प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, ठीक है, जिसमें वेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस या फिर न्यूक्लियस नहीं होता। और बाकी जितने दिख रहे हैं आपको किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सब किस नेचर के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। दैट मीन्स उनमें वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं। ये तो 2 बेसिक पॉइंट्स ही मैंने बताए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेली थोड़ा बताया था, ठीक है। और भी सारे पॉइंट्स अगर आपको जानना है तो आप गूगल भी कर सकते हैं। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, जो यू बैक्टीरिया होती है उनका सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, और जो आर्किया होते हैं उनके सेल वॉल्स में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। तो इस लिहाज से ये दोनों डिफरेंट हुए, तभी कार्ल लुईस ने क्या किया, इनको अलग किंगडम में डाला। उसके बाद अगर आप किंगडम प्रोटिस्टा को देखेंगे तो उनके सेल में कुछ सेलुलोज पाई जाती है, कुछ में कम क्लोरोप्लास्ट भी होती है, ठीक है। और फंजाई जो है उनके सेल वॉल में काइटिन होती है। प्लांटी में ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है और उनका जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। तो और एनिमल के सेल में क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। उसके बाद आता है नंबर ऑफ सेल्स। तो देखा जाए तो यू बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, आर्के बैक्टीरिया जो है वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, इस लिहाज से ये दोनों सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा जो है ज़्यादातर यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टीसेलुलर भी पाए जा सकते हैं, और कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं। कॉलोनियल फॉर्म मतलब क्या है, बहुत सारे सेल्स आके एक साथ रह रहे हैं। किंगडम फंजाई जो हैं उनके नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, तो मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्लांटी है वो मल्टीसेलुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एनिमल है वो भी मल्टीसेलुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो जो यू बैक्टीरिया है वो या तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है या फिर हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। जो आर्के बैक्टीरिया वो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है। दैट मीन्स वो दूसरे से खाना लेकर खाता है या बाहर से खाना खाता है। उसका जो प्रोटिस्टा है वो इधर ऑटोट्रोप हो सकते हैं या हेटेरोट्रोप हो सकते हैं। जो फंजाई है वो टोटली हेटेरोट्रोप्स है, इस लिहाज से वो प्लांट से थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको अलग किंगडम में रखा गया है। जो प्लांट है दे आर ऑब्वियसली ऑटोट्रोप, और जो एनिमेलिया है वो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो हमने पाया जो यू बैक्टीरिया है दैट इज ट्रू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा और प्लांट, ये तीनों ही ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं, जो ट्रू बैक्टीरिया है उसके एग्जाम्पल्स है स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई जो हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है, या फिर ठीक है, और लैक्टोबैसिलस भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं। आर्के बैक्टीरिया में आता है आपके मेथनोजेंस, हेलोफाइल्स या फिर थर्मोएसिडोफाइल्स। प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाई जाती है, जैसे कि एमीबा, पैरामेशियम, स्लाइम मोल्ड्स, जायंट केल्प्स एक्सेट्रा। फंजाई आपने खाया भी होगा, फंजाई के एग्जांपल्स क्या है, मशरूम, ईस्ट एक्सेट्रा। प्लांटी के अंदर आप जितने भी टाइप ऑफ प्लांट्स के नाम ले सकते हैं ले लीजिए। एनिमलिया, इसमें भी जितने तरह के एनिमल्स आपके घर पे भी पालते होंगे आप, उस तो सारे एनिमल्स के बारे में आप सोच सकते हैं इसके बारे में, इसके अंडर में। तो ये तो था कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आपको ये स्लाइड पॉज करके देखना है तो पॉज करके आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सॉलिड है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे जीवों का भी ध्यान रखा गया है, लेकिन इसके भी अपने अपने लिमिटेशंस भी रहे होंगे। मेरिट्स और डिमेरिट्स तो सबके होते हैं, ठीक है।
कभी कभी मेरे बोलने में लड़खड़ापन आ जाती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इसके 6 किंगडम के मेरिट्स क्या हैं? ये मच मोर सिस्टमेटिक अप्रोच, दैट मीन्स ये पिछले वाले सारे क्लासिफिकेशन से ज़्यादा सिस्टमेटिक है, ज़्यादा साइंटिफिक है, ठीक है। जो प्रोक्रेटिक और यूक्रेटिक ग्रुप्स का एक चक्कर था कि पिछले क्लासिफिकेशंस में उनको एक साथ रख दिया जाता था, उसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में अलग अलग करके रखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो क्लासिफिकेशंस हैं वो सक्सेसफुली क्या क्या उन्होंने फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो यूक्लिना एक बहुत ही ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाली ऑर्गेनिज्म थी, दैट इज़ सॉरी थी नहीं है, दैट इज़ योर उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है और वो फेगोसाइटोसिस भी करती है, ठीक है। तो उसको कहाँ पे रखें, प्लांट में रखें या एनिमल में रखें, तो ये भी एक कन्फ्यूजन था। तो उसको रखा गया अभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ग्रुप के अंदर में, ठीक है, दैट इज़ योर प्रोकैरियोटिक किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में। तो इस लिहाज से उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया 6 किंगडम के आने से। अच्छा, अब इसके डिमेरिट्स क्या हैं? डिमेरिट्स हैं जैसे वायरसेस का अभी भी कोई जगह नहीं मिला, ठीक है, इसके अंडर में। उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे एल्गी, ठीक है, एक को रखा कभी प्रोटिस्टा में और एक ग्रुप कभी कुछ एल्गी को रख दिया प्लांटी में। तो ये तो सही बात नहीं हुई, क्योंकि जो सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तो सेम ग्रुप के अंदर में रखना चाहिए था। या फिर क्या हुआ इसमें, जो कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ को एक साथ रख दिया गया, ठीक है। तो एल्गी और प्रोटोजोआ तो अपने आप में वो लोग अलग नेचर शो करते हैं, फिर भी उनको एक साथ एक ग्रुप के अंदर में रख दिया गया, तो ये भी एक लिमिटेशंस है। फिर उसके बाद में माइकोप्लाज्मा जो है वो बैक्टीरिया से टोटली अलग है, लेकिन ठीक है, फिर भी उसको क्या किया, उसको बैक्टीरिया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में मतलब उसको बैक्टीरिया के साथ में रख दिया गया है, या फिर प्रोकैरियोट्स के साथ में रख दिया गया है। फिर जो स्लाइम मोल्ड है वो टोटली डिफर करता है प्रोटिस्टा से इन द फॉर्म ऑफ देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में किसको रखते हैं, यूनिसेलुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, ठीक है। लेकिन स्लाइम मोड जो है वो कभी कभी मल्टीसेलुलरिटी भी शो करती है। तो इस लिहाज से ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो मैंने आपको बताया है। आप स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं। अब पोजीशन ऑफ वायरस, लाइकेंस एंड माइकोप्लाज्मा, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे।